तो जनाब का पापा की अपडेट वाला व्लॉग आ चुका है और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जनाब की वीडियो का जो पॉडकास्ट है वो आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ सवाल हैं जो मुझसे डीएम में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं के मैं यहाँ पर जवाब दूंगी। जैसे कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 2 नंबर जो हैं वो किसी ने यूट्यूब पर डाले हैं, तो वो नंबर डालने का क्या वो नंबर रियल है और कहाँ से आए, क्या ये सही है नहीं है, ये आप डिसाइड कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगी कि ये नंबर निकालना कोई ऐसी वो बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं आपको सीरियसली बताऊं, जो लड़का है कृष्णा, वो चालू अप्पी का इंस्टा हैंडल जो है वो संभाल रहा था, और जबकि वो बोल रहा था कि हमने इसको कृष्णा को ये सारा काम दे दिया और कृष्णा ने अपना नंबर फ्लैश किया था, यानी कि उसने ये कोई नंबर लिया है जो कि पर्टिकुलर उसको इसी बात के लिए, बात करने के लिए, इंस्टाग्राम की जो डील होती है, जो भी कुछ है वो देने के लिए उसने दिया हुआ था। और ये नंबर उसने शायद पहले भी बोला था, या शायद किसी कैप्शन में अपने इंस्टा पे या चालू के इंस्टा पे जो स्टोरी थी उस पर डाला हुआ था, जिसमें चालू ने ये बात बोली थी, ये नंबर है, ये कांटेक्ट है, आप यहाँ से कृष्णा को कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रमोशन के रिगार्डिंग। और रही बात, अगर आप किसी को नया नंबर लेकर दे रहे हो तो ऑफ कोर्स उसमें उसी का ही नाम होगा, जो कि पूरा नाम है कृष्णा गुप्ता, और इंस्टाग्राम भी उसी का होगा, अगर उसको एज ए प्रोफेशनल वो नंबर यूज करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना काम करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बता, फनी का एक नंबर है जो कि उसका पर्सनल नंबर से एक अलग नंबर है, जो उसका ऑफिशियल नंबर है, जिस पर वो सारे कॉल रिसीव करता है। इससे पहले फनी ही सारी कॉल रिसीव किया करता था, जो प्रमोशंस के लिए आता था, मतलब वो डील लॉक किया करता था। तो वो नंबर भी फनी का दिया हुआ था, और कई सारे लोगों ने रेडिट पे पोस्ट कर रखा था, और रेडिट के कई सारे लोगों ने वो नंबर पे ट्राई कर भी और बड़े मजे ले रहे थे कि चलो मजे लेते हैं, इससे चैट करते हैं। तो अगर वो नंबर लीक हो भी जाता है तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो प्रोफेशनल नंबर है, ना जाने कितनों के पास होगा, क्योंकि वो नंबर लिया ही इसलिए गया था ताकि वो दिया जा सके और उस पर लोग उनसे कांटेक्ट कर सकें। जैसे कि अब मैडम ने लिया प्रोफेशनली एक नंबर, जिससे अंकित से ज्यादातर आपकी बात होती होगी, अगर कोई वहां पर उनको कांटेक्ट करेगा तो वही बात आ जाती है कि बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि ये जॉन कौन है, क्योंकि हर कोई नहीं जानता, क्योंकि वो रेगुलर आने वाला कोई कंटेंट नहीं है चालू का, क्योंकि चालू के व्लॉग में ही देखने को मिलता है। लेकिन मैं अगर जब बताऊंगी जॉन बनेगा डॉन, ये वो है, यानी कि फनी का दोस्त कम पार्टनर, जो कि दिल्ली वाले रेस्टोरेंट में एक थर्ड पार्टनर है। एक फनी की पार्टनरशिप है चालू की, मतलब आप समझ जाओ, और एक जॉन की है, और एक और कोई है मुदाहक। तो उन्होंने भी अपना नंबर दिया हुआ है। ऑफ कोर्स आप जब बुकिंग करोगे, ऑर्डर मंगाओगे या कुछ भी करोगे, जैसे वहाँ होटल की बुकिंग, मतलब रेस्टोरेंट की बुकिंग करते हैं कि हमारे लिए टेबल बुक कर दो, ऑफ कोर्स वो भी अपना कोई ना कोई प्रोफेशनल नंबर देगा। तो ऐसे थोड़ी ना वहाँ पे कि अपना नाम नहीं डालेगा। तो भाई ये नंबर कोई इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी के पर्सनल, और कोई वो लड़कियां नहीं है जिनके पर्सनल नंबर जो है आपने वो स्प्रेड कर दिए तो उनको कोई डेंजर हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या उनके लिए सही नहीं है। तो ये नंबर निकालना और इस तरीके से स्प्रेड करना कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ, लेकिन उसमें जो बार बार अगेन एंड अगेन एक चीज बोली जाती है, मैं बात कर रही हूँ धर्मदादा की और मैं बात कर रही हूँ निक्कू की, तो इन लोगों को ट्रैक करना और उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाना ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि वो लोग ऐसे नहीं है। आप सोच कर देखो कि ऐसे टाइम में जहाँ पर निक्कू को अपनी वाइफ के साथ होना चाहिए था, लेकिन वो अपने बॉस के साथ खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि बॉस के पापा आईसीयू में हैं और अभी तक भी वो आईसीयू से अपने रूम में शिफ्ट नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अभी भी खतरा जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी भी है, दुआओं की ज़रूरत भी है, पर हाँ पहले से कंट्रोल्ड है कंडीशन। तो वो ये कह रहा था कि जब तक वो रूम में शिफ्ट नहीं हो जाएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपना ऐसे लाइफ का फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ कि अपनी बीवी की सर्जरी होने वाली है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, हमें नहीं पता, लेकिन घर में एक बेबी आने वाला है और एक फीमेल को, एक वाइफ को अपने हस्बैंड चाहिए होता। ऐसे में वो हस्बैंड अपनी वाइफ के पास ना जाकर अगर वो अपने मालिक के साथ, अपने बॉस के साथ खड़ा हुआ है, तो इससे ज्यादा आपको ईमानदारी का और क्या ही प्रूफ चाहिए। और ऐसे लोगों को बदनाम करना, ऐसे लोगों पर उंगलियां उठाना, उनकी वफादारी पर उंगली उठाना, तो ये तो भाई बहुत गलत बात है। अब लोग कहेंगे कि भाई तुम क्यों ऐसे बोल। ऑफ कोर्स मैंने धर्मदादा के लिए भी पहले भी सपोर्ट किया, निक्कू के लिए भी किया था, फिर चाहे कृष्णा हो या कोई भी हो, जो लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं उनके लिए अगर कोई भी इस तरह की बातें कर रहा है तो वो गलत बात है, उसके लिए मैं कॉल आउट करूंगी, डेफिनेटली करूंगी। तो अगर लेकिन ये चीज है कि भाई नंबर ऐसे डाल दिया है, सोशल मीडिया पर
पे डाल दिया जस्ट टू प्रूव करने के लिए, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऑलरेडी वो प्रोफेशनल नंबर ही है, आप चाहो तो कॉल कर लोगे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने नहीं चेक करा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बताया है कि रियल में वही नाम आ रहा है, तो ऑफ कोर्स आएगा ही, क्योंकि प्रोफेशनली वो नंबर लिए गए हैं लोगों को स्प्रेड करने के लिए, बांटने के लिए, ताकि उनसे कांटेक्ट किए जा सके। अब आ जाते हैं जनाब की वीडियो पर। तो जनाब ने अगेन गाड़ी में बैठकर वीडियो बनाई है। जब जब इनके पापा को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये गाड़ी में बैठकर वीडियो बनाते हैं। इतने टाइम में भी क्या इनको वहाँ हॉस्पिटल में कोई रूम अलॉट नहीं हुआ जहाँ पर ये रिलैक्स कर सकें, अपना सामान रख सके? अगर इनके घर से इतनी दूर है हॉस्पिटल, क्योंकि जो इनके पापा हैं वो कोकिलाबेन हॉस्पिटल में है, जिसमें मैडम का भी ट्रीटमेंट रहता है, और इतने लंबे टाइम से वहाँ पे ट्रीटमेंट होने की, क्योंकि पापा को जब ये प्रॉब्लम हुई थी तब भी कोकिलाबेन में ही थे, तो ऑफकोर्स वही डॉक्टर जब वहीं पर देखेंगे तो वहीं दिखाएंगे, तो डेफिनेटली कोकिलाबेन में है। और इतने लंबे टाइम से जा रहे हैं तो वहाँ जानते भी हैं डॉक्टर को, स्टाफ। अभी मैडम का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि भाई उनको रूम अवेलेबल नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन फिर भी इनको होटल में रूम लेना पड़ा, या फिर गाड़ी में बैठकर अपडेट देनी पड़ी। मुझे एक जगह, ये कई जगह, एक जगह नहीं कई जगह ऐसा लगा कि जैसे वो जो बोल रहे हैं वो एक्चुअली कहीं से पढ़कर बोल रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में उन्होंने नीचे की तरफ देखा, जहाँ वो एकदम से बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे, उसके बाद उन्होंने पढ़कर देखा। वीडियो उन्होंने मोनेटाइज किया है। मुझे इस बार कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल, क्योंकि पापा अब पहले से बेहतर कंडीशन में है, बना ले। लेकिन जिस टाइम दुआओं की भीख मांगी जा रही थी उस टाइम मुझे प्रॉब्लम थी और मैंने कॉल आउट भी किया था। तो जनाब के हुलिये पर पहले बात करते हैं। जनाब का हुलिया देखो, एक तरफ उन्होंने टोपी लगाई हुई है, हो सकता है कुछ पढ़ रहे हो सकता है नमाज पढ़ कर आए हो, लेकिन ये कैसे नमाज पढ़ कर आए, ये कैसे पढ़ रहे हैं कि पूरे डोले शोले दिखा रहे हैं आधी बाजू की टी शर्ट पहनकर, और दूसरी तरफ तुमने टोपी लगा रखी है। लेकिन अगर तुम कुछ पढ़ रहे थे और उसके बाद तुम यहाँ अपडेट देने के लिए आ गए हो, तो मैं इसको सेटअप कहूंगी। कैसे? क्योंकि टोपी पहनकर बैठी है भाई, दिखावा, अगेन दिखावा। अगर आप इतने इससे पहले भी आपने अगर नमाज पढ़ी है या कोई चीज पढ़ी है, सूरह रहमान, सूरह यासीन या कोई भी ऐसे सूरह यानी कि इबादत करी है, तो दिखावे की जरूरत नहीं है, आप टोपी उतार सकते हैं। लेकिन ना केवल टोपी पहनी हुई है, दूसरी तरफ बॉडी छोटी दिखाई जा रही है भाई साहब, डोले शोले दिखाई जा रहे हैं, क्योंकि बाजू ज्यादा ही छोटी है टी शर्ट। जनाब ये क्या था? अब जनाब बताते हैं कि पिछले एक हफ्ते से मैं कोई अपडेट नहीं दे पाया, क्योंकि पिछला एक हफ्ता जो था वो कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। यानी कि सैटरडे को 23 तारीख को ये लेकर आए हैं, और वेडनेसडे को इनकी जो ये बता रहे हैं सर्जरी, हाँ वो सर्जरी नहीं है, वो एक प्रोसीजर होता है, इसको एंडोस्कोपी बोलते हैं। उन्होंने वो बताया था कि हेड के अंदर इस तरह से डालेंगे और वहां से वो जो ब्लड है उसकी वहां से क्लीनिंग करेंगे। वो बहुत ही हेक्टिक बोल दो या ये बोल दो, इतना पोज क्यों ले रहे हो? इसीलिए तो लोग आपको पकड़ लेते हैं। कहते थोड़ा सा स्ट्रेस बोल लो, टेंस बोल लो, जिसकी वजह से मुझे वक्त नहीं मिला आपको अपडेट करने का, या ये कह लो कि मैं उस जोन में था कि आपको अपडेट करने का, या मैं आपको अपडेट दे पाता। तो वहीं वो बताते हैं कि आज जो है पापा की कंडीशन जो है वो बेहतर है। आज संडे, मतलब संडे के दिन ही वीडियो अपलोड किया है, संडे के दिन ही वीडियो रिकॉर्ड करा है, दोपहर तक रिकॉर्ड हो गया है, इवनिंग तक उन्होंने अपलोड कर दिया है। और वेडनेसडे को वो प्रोसीजर हुआ था एंडोस्कोपी वाला। वही उन्होंने बताया कि 4 दिन वो प्रोसीजर नहीं हो सकता कुछ भी, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ये प्रोसीजर के लिए जो भी आप कर रहे हो उसके लिए क्या है, क्योंकि ब्लड थिनिंग, अगर आप ब्लड थिनिंग करने वाली कोई भी टैबलेट या दवाई ले रहे हो तो उसको बंद करना होता है, जिससे कि नॉर्मल फ्लो पर आ सके आपकी बॉडी, जिस तरीके से नॉर्मल वर्क कर रही है। लेकिन उस दौरान ये जो भी चीज था, हमें पहले ही अंदाजा लग रहा था इस चीज का कि कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है। मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल चीजें मेरे साथ शेयर की थी, और उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि ये जो अंकल हैं इनकी कंडीशन वाकई में बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि उनके घर के एक मेंबर, बहुत क्लोज वन के साथ ये सब कुछ हुआ था, बहुत पर्सनली उन्होंने देखा था, और उन्होंने एक एक डिटेल मुझे बताया कि कैसे कैसे करके उनका ट्रीटमेंट होगा और किस तरीके से इनको कैसे कैसे लिया जाएगा। फिर वो बताते हैं एंड वेडनेसडे को उनकी छोटी सी सर्जरी हुई थी। कहते हैं लाइक उनके यहाँ पे छोटा सा होल किया, एंडोस्कोपी का एक वायर होता है, जिनकी नहीं हुई है तो उनको मैं आइडिया बता दूं कि जो भी एक पतली सी फिंगर होती है, इतना मोटा एक वायर टाइप का होता है जिसमें कैमरा होता है, और उससे जो है पेट का या किसी भी जगह का इंटरनल आप जांच कर सकते हो। उसी में ही कुछ टूल्स भी होते हैं जिससे ये प्रोसेस किया जा सकता है। जनाब जिसको बता रहे हैं एंडोस्कोपी बोल रहे हैं, और जनाब ने उसको नाम दिया है ब्रेन की एंडोस्कोपी। उसकी वजह से क्या होता है, जो रिसाव होता है, जो ब्लड वहां पर आ गया है, उसको पूरा क्लीन किया जाता है। तो वो जो सर्जरी या प्रोसीजर जो भी हुआ था वो काफी अच्छी और काफी बेहतर रही, क्योंकि जब तक वो था तब तक
इब्बू अंकल कुछ नहीं कर सकते थे और उनको वो कुछ हो भी नहीं रहा था। मतलब उसके बाद जैसे जैसे ये सब कुछ हुआ तो धीरे धीरे सिस्टम जो है वो वर्क करने लगा। तो बता रहे हैं कि पापा एक दिन तो पूरा इसमें थे, मतलब आप समझ लो कि पूरा बेहोश होते हैं, जिसको ये बताया जा रहा था कि ऐसा हो गया है वैसा हो गया है। भाई अगर इस तरह की जानकारी आप गूगल से भी चेक करोगे कि क्या प्रोसीजर होता है क्या होता है, कोई भी बता देगा। भाई 10 साल का बच्चा भी इस चीज की जानकारी निकाल सकता। ये कोई अपडेट नहीं है और ये कोई अंदर की खबर भी नहीं है। इस तरह के प्रोसीजर में कैसे कैसे क्या होता है, पेशेंट पे क्या होता है। आजकल गूगल पे आप हर चीज डालकर देखो, चैट जीपीटी से कुछ भी पूछो, सारे सवालों के जवाब दे देंगे। उसके बाद बताते हैं कि उसके बाद पापा ने जो है थोड़ा सा रिस्पॉन्ड देना शुरू किया, क्योंकि फर्स्ट डे जब लेकर आए थे तो कोई भी रिस्पॉन्ड हो नहीं रहा था। ऑफकोर्स उनके मतलब ब्रेन में वो सब कुछ हो रहा था, तो उसका जो है वो असर था। और उसके बाद बताते हैं कि 36 घंटे बाद उनको थोड़ा सा मतलब उस पर रिस्पॉन्ड आना शुरू हुआ। और उसके बाद मतलब आप एक बात बताओ, फ्लुएंट आप बोल सकते हो कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। ये जो इतना लंबा लंबा पोज लेते हैं ना, ये लोगों को शक करने पर मजबूर कर देते हैं। मतलब आपको नहीं पता है कि सारी चीजें, आप वहाँ पर फुल टाइम नहीं थे कि जो आप इतने लंबे लंबे पोज ले रहे हो। अरे भाई किसी पे कोई भी चीज गुजर रही होगी, वो उसको एक एक पल की खबर होगी। वहाँ पर वो एक सांस में आपको सारी चीजें बता सकता है। आपको इतना लंबा पोज लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इन सबके बीच में उनका हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो वहीं जागने पर बीपी जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है और नींद में है तो बीपी कम हो रहा है। और उसका एक्सक्यूज उन्होंने क्या दिया है कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फूड पाइप नाक में, फूड पाइप से बीपी का कोई लेना देना नहीं होता। तो नोज से उन्होंने फूड पाइप डाला हुआ था जिसके थ्रू उनको फूड दिया जाता है। और कोई भी पेशेंट ऐसा होता है तो उसके लिए यही एक तरीका होता है, क्योंकि पापा सोलो नहीं कर पा रहे थे इसलिए वो फूड पाइप लगाया गया है कि बॉडी को तो नीड होगी ना। तो वहीं वो बताते हैं कि लंग्स में इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था। और मुझे इस चीज की खबर जो थी मेरी एक सब्सक्राइबर ने दे दी थी, उन्होंने सारी कंडीशन मुझे समझा दिया था। अगर आपको याद होगा तो मैंने कल भी एक स्टोरी पोस्ट किया था कि दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ करिएगा क्योंकि कंडीशन ठीक नहीं है। लेकिन कुछ घटिया लोग, कुछ घटिया पॉडकास्टर इस बात पर भी ऑब्जेक्शन उठा रहे थे, क्योंकि उनको तमीज तो है नहीं किसी चीज की भी। अरे तुम छोड़ो यार, तुम लोग ना सपोर्ट में हो ना किसी चीज में हो, तुम भी सिर्फ और सिर्फ व्यूज के चक्कर में दूसरे पॉडकास्टर को नीचे गिराने के चक्कर में लग रहे हो। जब तुम्हें अंदर का कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें उस कंडीशन की क्रिटिकल होने का इतना अंदाजा ही नहीं है, तो तुम ऐसे बोलो भी मत। थोड़ी तो इंसानियत रखो, तुम दूसरों को इंसानियत सिखा रहे हो। तो बताते हैं कि लंग्स में इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए उनको वेंटिलेटर पर रखा था सर्जरी के एक दिन पहले से, प्रिकॉशनली। और वहीं वो बताते हैं कि ऐसा नहीं कि उनको जरूरत थी, क्योंकि उनको प्रिकॉशनली रखा गया। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनका ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा था। ये मेन रीज़न होता है वेंटिलेटर पर डालने का, क्योंकि उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था। कुछ चंद बेवकूफ़ लोग बोल रहे हैं कि वेंटिलेटर पे रखा है, तो वेंटिलेटर पे रखने का मतलब सिर्फ एक ही होता है, बेवकूफ़ हो तुम। इस तरह के जो पेशेंट होते हैं जिनको ब्रेन हेमरेज होता है, तो दिमाग में खून चला जाता है और उसके रिसाव होने की वजह से ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है या दबाव पड़ता है, तो उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, जो कि जनाब ने ऑलरेडी ये पापा की कंडीशन बताई थी। इसलिए कि वो इजीली ये सारी चीज़ों को ले सके, सांस ले सके, जिनको ये तकलीफ हो रही है, तब वेंटिलेटर पर उनको रखा जाता, ताकि शरीर को सपोर्ट मिल सके और सांस लेने में ईजी हो सके, क्योंकि ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं जाती, उसको सही मात्रा में वहां पर पहुंचाया जा सके और दिमाग को ज्यादा से ज्यादा आराम मिले और उनको सुधार का मौका मिल सके। और लोगों ने गलत फालतू की बकवास फैला दी कि वेंटिलेटर पर अगर वेंटिलेटर का मतलब यही नहीं होता है। और सर्जरी होने के बाद भी उनको वेंटिलेटर पर रखा गया, क्योंकि सर्जरी होने के बाद ही कोई वो तुरंत ही ठीक नहीं हो जाएंगे, इसलिए 2-3 दिन उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। जबकि वो बता रहे हैं, यानी कि वेडनेसडे को सर्जरी हुई है, उससे एक दिन पहले उनको वेंटिलेटर पर रखा, क्योंकि अगर उनका जो रिसाव हो रहा है, रक्त का रिसाव हो रहा है अंदर, उससे स्वेलिंग, दबाव, ये सब कुछ ना हो, तो उन सबको ईजी करने के लिए उन्होंने पहले सर्जरी से एक दिन पहले ही उनको वेंटिलेटर पर डाल दी। बुधवार को सर्जरी हुई है और आज सैटरडे को, संडे को वो हटा दिया। और वहीं साथ साथ उनको, और वो जो पाइप लगाया है उस जनाब सही से नाम भी नहीं ले पा रहे हैं उसका, ट्रैकियोस्टोमी बोलते हैं उस, जो एक मेडिकल की एक तरीका है जिसे गर्दन के सामने वाले हिस्से में लगाते हैं, जिससे कि पेशेंट जो है आसानी से सांस ले सके। एक छोटा सा छेद बनाकर उसको लगाया जाता है, जिसमें एक ट्यूब डाली जाती है ताकि मरीज आसानी से सांस ले सके और उसको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं होती तब। अब जैसे वो बता रहे हैं कि वो निगल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो सोचो वो वाला हिस्सा उनका अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो सांस लेने में भी उनको तकलीफ हुई होगी। इसके चलते ये वाली प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि उससे सांस लेने में रुकावट आ रही होगी उनको। और ये जो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है ना, जैसे ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, या सर की भारी चोट हो गई, ऐसी जो
कई सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, उन ऐसे पेशेंट को ही प्रॉपर सांस लेने के लिए ये सारी चीजें जो है वो डाली जाती है, जिसको ट्रेकियोस्टोमी बोलते हैं। इसको डालने से जो वेंटिलेटर है वो लंबे टाइम तक आरामदायक हो जाता है और मुंह पे जो लगी हुई ट्यूब होती है ना उसको भी हटाया जाता है और फेफड़ों में जो कफ जम जाता है उसको निकालना आसान हो जाता है और भी बहुत सारी चीजों में वो फायदा देता है जो जनाब बता रहे हैं और जिसका नाम भी सही से नहीं ले पा रहे हैं। तो वहीं वो बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका वेंटिलेटर नहीं है और उनका हार्ट रेट भी नीचे है, जो कि हार्ट रेट उनका बहुत ज़्यादा जा रहा था। और जो जनाब जैसे बता रहे हैं ना कि एनेस्थीसिया उन्हें दिया जा रहा था, सेडेशन में उनको रखा गया था जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सो सके और उनको आराम मिल सके, मतलब वो बेहोशी की कंडीशन में ज़्यादा रहे। तो ऐसे ट्रीटमेंट के साथ साथ आंतों का वर्क होता है ना वो स्लो हो जाता है, इससे उसमें गैस जमा होनी शुरू हो जाती है या उनको बबल्स भी कह सकते हैं। उसकी वजह से कभी कभी पेट में सूजन, बेचैनी, गैस का एहसास होना, ये सारी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। फिर उनका अलग से ट्रीटमेंट होता है। और कुछ बकवास लोगों ने ये कह दिया कि उनको ये भी प्रॉब्लम है और उनको ये भी प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स ये रिलेटेड होती हैं, जुड़ी हुई चीजें होती हैं। और जनाब ने जितनी आसानी से ये कह दिया ना कि सर्जरी करेंगे उसकी, तो सर्जरी इतनी आसानी से नहीं होती। उनकी भी कई सारी कंडीशंस होती हैं। किस कंडीशन में होता है, आंतें आपकी मुड़ गई हो या छेद हो गया हो या आंतें खराब हो गई हो, उस कंडीशन में जाकर सर्जरी की नौबत आती है। अदरवाइज मेडिकेशन से ही वो ठीक हो जाता है। तो जनाब बताते कि ये सारे हैं कि पिछला एक हफ्ता तो जो है मुझे बहुत ही ज्यादा वैसा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। ये बात तो है, वैसे चीजें जब तक अपने आप टाइम लेती हैं, जैसे कि अब इन्होंने टाइम लिया है कि पहले वो जो ब्लड थिनिंग वाली दवाई का असर है वो कम हो जाए, जब वो कंट्रोल में आ जाए उसके बाद कहीं हम अपना प्रोसीजर करें। उसके बीच में वेंटिलेटर पे डाल लगा तो वो क्या ही बताते और ये क्या बताते। वैसे भी आधी से ज़्यादा बातें तो सर के ऊपर से चली गई होंगी क्योंकि मैडम तो बैठी नहीं। मुझे बड़ी हैरानी की बात हुई कि अपडेट देने के लिए मैडम क्यों नहीं है। क्या मैडम सचमुच में कम बैक कर लिया है? मैडम ज़्यादा होशियार हो गई हैं। मैं मानती हूँ कि मैडम की भी अपनी परेशानियाँ चल रही है, अपनी तबीयत ख़राब चल रही है, लेकिन यहाँ पर बैठकर अपडेट देने के लिए वो बता सकती थी क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से समझा सकती है। समझाने में बहुत माहिर है भाई वो, कि जनाब को तो समझ में ही नहीं आ रहा और लग रहा ऐसा है कि जैसे गाड़ी में कुछ रखा है और कुछ पढ़कर बोल रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में कई जगह जहाँ अटक गए हैं वहाँ देख रहे हैं कि क्या बोलना। कि मैं सोच रहा था कि मैं आपको क्या अपडेट दूँ, क्या समझाऊँ कि पापा की कंडीशन ठीक है नहीं है क्या। वाह जनाब, कौन कहता है भाई ऐसे। कह रहे हैं आज थोड़ा बेहतर है, काफी रिस्पॉन्स किया है। कह रहे हैं स्पीच अभी नहीं है, उसमें टाइम लगता है, उसको प्रैक्टिस करानी पड़ती है। जब ऐसे मुंह पर, स्पीच पर, आंखों पर इस तरह से ये दिक्कत आकर रुकती है ना, वो थोड़ा टाइम लेती है, टाइम टेकिंग वाली होती है। और जनाब यही बात को कह रहे हैं कि धीरे धीरे उनकी स्पीच थेरेपी होगी, फिजियोथेरेपी होगी, तो कहते हैं वापस से शुरू होंगी जो पहले भी चलती थी। और इन्होंने टाइम कम कर दिया, मतलब शीतल का टाइम ही कम कर दिया, इसलिए रमजानों में इस बार शीतल नजर ही नहीं आई। जबकि आप देखोगे पिछले 2-3 साल से तो वो दिखती थी हर रमजान के टाइम पे, क्योंकि वो ज्यादा टाइम यहाँ पर लगाती थी। इन्होंने उनकी टाइमिंग ही कम कर दी। वो जितने पहले कई घंटों के लिए आती थी और पर घंटे का हिसाब हुआ करता था, वो अब कुछ घंटे का या कम टाइम के लिए कर दिया था। इसीलिए वो हमें रमजान के इफ्तार के टाइम पे वहाँ पे दिखाई नहीं दी। ऐसा नहीं है कि शीतल आती नहीं थी, शीतल आती थी पर कम टाइम के लिए आती थी। अब वापस से आपको ज्यादा टाइम के लिए दिखाई देगी। कहते हैं डिफरेंट टाइप का जो है उनका फिजियोथेरेपी होगी, क्योंकि स्पीच की होगी। ऑफ कोर्स उनको स्पीच के लिए वापस से बच्चे की तरह से फिर से सब पूरी मेहनत करनी होगी, पर मुझे उम्मीद है पूरी कि वो अच्छे से कर लेंगे। कहते हैं तो बस ये है कि आज मैं जब पापा से मिल कर आया तो अच्छे से स्माइल कर रहे हैं, देख कहते हैं रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पहले उनको सुनाई नहीं दे रहा। फिर तुमने डॉक्टर से कुछ पूछा नहीं? कहते मुझे ऐसा फील हो रहा था कि उन्हें सुनाई नहीं दे रहा। बात सुनाने की और बात कान वर्क करने की नहीं, बात थी कि वो चीजें वो सेंस कर पा रहे हैं। जब वो सेंस करेंगे तभी उनका रिएक्शन होगा। हमारे चेहरे पर स्माइल तब आती है जब हमारा ब्रेन हमें वो चीजें बताता है, सिग्नल देता है। कहते हैं थोड़ा सा जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ थोड़ा पास जाकर बोलना पड़ता। अब देखो कान तो दोनों तरफ होते हैं। अब जनाब ने बताया है कि पहले एक साइड हुआ था और अभी दूसरी साइड हुआ है, बट यस जो ये कह रहे हैं कि पास जाकर उनको बोल रहा हूँ तो सुनाई दे रहा है, इस कंडीशन में ऐसा होता है। जिनको ब्रेन हेमरेज होता है तो उनके कानों पर भी असर पड़ जाता है, खास तौर से अगर ब्रेन के उस हिस्से में वो सारी चीजें प्रॉब्लम हुई है जो सुनने को कंट्रोल करता है। कभी कभी दिमाग की वो नसें या सुनने वाला जो रास्ता है वहाँ दबाव या चोट हो जाए या रक्त का रिसाव हो जाए तो सुनने में भी प्रॉब्लम होती है, कानों में भी प्रॉब्लम हो जाती है। कहते हैं बट वो सुन रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हंस रहे हैं, क्योंकि वो तुम सामने से हंसते मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हो तो ऑफकोर्स वो भी रिस्पॉन्स में हंसेंगे। अब ये तो आगे आगे वक्त ही बताएगा कि उनके कानों पर कितना असर हुआ है या नहीं हुआ, बहुत ज्यादा हुआ है या कम हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी चीजें बेहतर हैं, बाकी भी बेहतर हो जाएंगी। आप सबके बहुत सारे मैसेजेस आए, प्लीज कुछ अपडेट दे दो, प्लीज कुछ अपडेट दो। और अपडेट के नाम के बाद ही उन्होंने फिर ये बोला कि ऐसे भी मैसेजेस आए कि बहुत सारे रूमर जो है वो फैलाए जा रहे हैं। एकदम जनाब के एक्सप्रेशन चेंज हो गए भाई साहब, कि हमने ये न्यूज देखी, हमने वो न्यूज देखी, कोई ऐसा बोल रहा है तो कोई वैसा बोल रहा है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है गाइस, और जो होगा वो हम
हम बताएंगे। ऑफ कोर्स मैंने भी पहले बोला कि जब तक ऑफिशियल पेज से, ऑफिशियल आईडी से, ऑफिशियल चैनल से कोई भी अपडेट ना मिले, किसी भी रूमर पे, किसी भी बात पर ट्रस्ट ना किया जाए। अभी बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, थंबनेल बनाने वाले बहुत सारे थंबनेल बनाते हैं, ज़ूम करते हैं कि ऐसा हुआ है, वैसा हुआ। जो जनाब ने पूरा प्रोसीजर बताया है कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, जो जो कंडीशन सामने आई है वो सारी कंडीशन मेरी सब्सक्राइबर ने मेरे साथ शेयर की थी। और वो मुझे बता रही थी कि जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है, यानी कि वाकई में जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो वही जनाब कहते हैं कि आप उन पर ध्यान मत दीजिएगा, जो भी अपडेट आ रही है, जो भी होगा, जैसे भी होगा, हम आपको खुद से बताएंगे और आप सिर्फ उसी पे बिलीव कीजिएगा। सही बात है, ये भी मैं भी यही बोलूँगी कि कोई भी फालतू का इधर उधर जो थंबनेल बना रहा है, अपडेट दे रहा है या चुगलियाँ लगा रहे हैं या इधर उधर की बातें कर, या अंदर की खबर निकाल कर लेकर आ, हमें तो अंदर से पता चला है, ये हुआ है, वो हुआ, तो उस पर ट्रस्ट ना करें। तो जनाब ने मैडम की भी अपडेट दी है, वो जो मैडम की अपडेट है वो मैं आपको इसके अगले पार्ट में दूंगी। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करना चाहती थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो जनाब के पॉडकास्ट में, सॉरी पॉडकास्ट तो मेरा होता है, व्लॉग में देखने को हमें मिला। जो कुछ और चीज़ें थी वो भी मैं अपने हिसाब से आपके साथ शेयर करूँगी। ऑफ कोर्स अब व्लॉग आया है, जो चीज़ें नज़र आएंगी उन पर तो बात की ही जाएगी। तो ये तो थी जब तक के लिए पापा इब्राहिम की अपडेट देने का, जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, जिन अंदाजे मुझे लग रहा था, आपको अगर याद होगा मैंने कम्युनिटी डाली थी, जो हालात हैं वो सही नहीं हैं, जो चीज़ें हैं बाहर निकल कर आ रही हैं वो सही नहीं है। तो इसलिए दुआओं की दरख्वास्त है। ठीक है, अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप सबने बहुत सारी दुआएं की, उनकी कंडीशन पहले से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह और अच्छी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, और अभी दुआएं बनाए रखिएगा, क्योंकि अभी उनको वाकई में पापा इब्राहिम को दुआओं की ज़रूरत है। जब तक वो बिल्कुल ठीक होकर अपने घर नहीं आ जाते, उसके बाद भी उनको भी बहुत बहुत मेहनत करनी है, फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा, फिर चाहे चलने फिरने के लिए, फिर चाहे बोलने के लिए, फिर चाहे किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि ये जो तकलीफ है ना, ये कम नहीं है भाई, बहुत 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 बड़ी तकलीफ। खैर अल्लाह बचाए ऐसी तकलीफ से किसी को भी, किसी दुश्मन को भी ना हो। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ ना जो दूसरों को कर्ज करते हैं। मैं क्रिटिसाइज़ करती हूँ, क्रिटिसाइज़ करने में और कर्ज करने में बहुत फ़र्क। कुछ इतने घटिया लोग होते हैं जो खुद की औलादें वहीं रो रही होती हैं, बिगोरी होती, मामा मामा पुकारी होती हैं, और वो ही घटिया औरतें बैठी हुई एक दूसरे को, मतलब दूसरे किसी की फैमिली को कर्ज कर रही होती हैं। शर्म करो, तुम्हारी अपनी खुद की फैमिली है ना। और पहले ये सीखो कि क्रिटिसाइज़ करने में और कर्ज करने में, यानी कि कोसने में कितना फ़र्क है। तुम लिटरली कोस रही थी, हम उनके लिए दुआएं कर रहे थे, हम उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम उनको कॉल आउट करते हैं कि गलत बातों पे कोसते नहीं है, बुरा नहीं चाहते किसी का। तुम तो बहुत ही घटिया इंसान हो जो तुम किसी का बुरा चाहती हो, तुम लिटरली सबको कोसती हो बैठकर। तो तुम्हारा भला हो जाएगा। टाइम मिले तो सोचना जरूर, वैसे तो तुम्हें टाइम मिलता नहीं, क्योंकि इतने सारे पॉडकास्टर्स के पॉडकास्ट सुनने होते हैं, फिर जिनको फेवर करते हो उनके भी व्लॉग्स देखने होते हैं, उसके बाद जाके एक पॉडकास्ट बनाया जाता है। तो लगता है टाइम नहीं है आपके पास, लेकिन अगर टाइम हो तो टाइम निकाल कर सोचना जरूर, क्रिटिसाइज करने में और कर्ज करने में क्या फ़र्क हो। कोई क्या कर रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं क्या कर रही हूँ मुझे उससे लेना देना है, लेकिन मेरे लिए उंगली उठाई गई, मेरे लिए बोला गया। तो इसलिए पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देख लेना एक बार, और हो सके ना तो अपनी बच्ची को टाइम देना। माँ तो तुम भी हो ना, फैमिली तो तुम्हारी भी है ना। किसी की फैमिली को कोसने से पहले ना 4 बार सोच ले। जनाब की वीडियो में पापा इब्राहिम की जो उन्होंने अपडेट दी है, उसमें अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। जो जनाब की वीडियो है वो भी अभी बाकी सारे पॉइंट्स आपके साथ जरूर से शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और पापा इब्राहिम के लिए प्लीज दुआ करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।